बच्चों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर कार्य करने वाली संस्थाएं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनसीईआरटी की। अब सवाल है, एनसीईआरटी की प्रारंभिक शिक्षा के विकास में क्या भूमिका है? देखो, सबसे पहले इसकी स्थापना समझ लो। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका मतलब यह है कि ये कोई छोटी संस्था नहीं है, बल्कि पूरे देश की शिक्षा को दिशा देने वाली संस्था है। अब इसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण काम है पाठ्यक्रम निर्माण। मतलब क्या पढ़ाया जाएगा, किस कक्षा में क्या कंटेंट होगा, ये एनसीईआरटी तय करता है। यानी अगर देश में कहीं भी बच्चा पढ़ रहा है, तो उसकी पढ़ाई का बेस एनसीईआरटी से ही जुड़ा होता है। अब इसके बाद आता है एनसीएफ, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ये क्या है? ये एक तरह का गाइडलाइन है, जिसमें ये बताया जाता है कि पढ़ाई कैसे करानी चाहिए, बच्चों को किस तरीके से सीखने का मौका देना चाहिए। अब आप सबने एनसीईआरटी की किताबें तो पढ़ी ही होंगी। वो किताबें भी एनसीईआरटी ही तैयार करता है। और ध्यान रखना, ये किताबें सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं होती, बल्कि बच्चों की समझ विकसित करने के लिए बनाई जाती हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम, रिसर्च। एनसीईआरटी लगातार ये रिसर्च करता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए कि वो अच्छे से समझ सके। यानी टीचिंग मेथड्स को बेहतर बनाने का काम भी यही करता है। इसके साथ साथ टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी एनसीईआरटी आयोजित करता है, ताकि शिक्षक अपडेटेड रहें और नई टेक्निक्स सीखें। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब भी कोई नई शिक्षा नीति आती है, जैसे एनईपी, तो उसे ग्राउंड लेवल पर लागू करने में भी एनसीईआरटी की बड़ी भूमिका होती है। तो अगर मैं आसान भाषा में कहूं, एनसीईआरटी पूरे देश की शिक्षा का ब्रेन है, जो तय करता है कि शिक्षा कैसे चलेगी। अब हम बात करते हैं अगली संस्था एनसीटीई की। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। सबसे पहले इसकी स्थापना समझ लो। ये 1995 में स्थापित हुई, लेकिन इसका एक्ट 1993 में पास हुआ था। अब इसका काम एनसीईआरटी से अलग है। जहां एनसीईआरटी बच्चों की पढ़ाई और किताबों पर फोकस करता है, वहीं एनसीटीई का फोकस है टीचर एजुकेशन। मतलब जो व्यक्ति टीचर बनना चाहता है, उसे कैसे तैयार किया जाए, ये एनसीटीई तय करता है। जैसे आपने डीएलएड या बीएड के बारे में सुना होगा, इन कोर्सेज का सिलेबस और स्टैंडर्ड्स एनसीटीई ही तय करता है। अब मान लो कोई कॉलेज टीचर ट्रेनिंग देना चाहता है, तो क्या वो सीधे शुरू कर सकता है? नहीं, उसे एनसीटीई से रिकॉग्निशन लेना जरूरी होता है। ये संस्था टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन भी करती है, ताकि ये चेक कर सके कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, एनसीटीई नई शिक्षा नीतियों के अनुसार अपने नियमों को अपडेट करता रहता है। इसका अल्टीमेट गोल क्या है? अच्छे और क्वालिफाइड टीचर्स तैयार करना, क्योंकि अगर टीचर अच्छा होगा, तभी बच्चे अच्छे से सीख पाएंगे। तो शॉर्ट में याद रखो, एनसीटीई इक्वल्स टू क्वालिटी टीचर बनाने वाली संस्था। अब अगली संस्था है न्यू ऐप, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन विश्वविद्यालय। इसकी शुरुआत 1962 में यूनेस्को की पहल से हुई थी। अब ध्यान देना, इसका काम थोड़ा अलग लेवल का है। ये सीधे किताब नहीं बनाता और ना ही क्लासरूम टीचिंग करता है। इसका काम है एजुकेशन प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब देश में शिक्षा कैसे चलेगी, कहाँ सुधार की ज़रूरत है, किस जगह पर रिसोर्सेज कम है, ये सब न्यू ऐप एनालाइज करता है। ये एजुकेशन ऑफिसर्स जैसे प्रिंसिपल्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स को ट्रेनिंग देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, ये डेटा कलेक्ट करता है। मतलब स्टैटिस्टिक्स और रिपोर्ट्स के आधार पर ये बताता है कि शिक्षा में कहाँ प्रॉब्लम है और कैसे सुधार किया जा सकता है। और फिर उसी आधार पर पॉलिसीज बनाने में सरकार की मदद करता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर एनसीईआरटी ब्रेन है, तो न्यू ऐप प्लानर है, जो पूरे सिस्टम को एनालाइज करके दिशा देता है। अब हम बात करते हैं इग्नू की, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसकी स्थापना 1985 में संसद के अधिनियम द्वारा की गई थी। अब सोचो, क्या हर व्यक्ति रेगुलर स्कूल या कॉलेज जा सकता है? नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो जॉब करते हैं, या जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती, या जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए इग्नू एक बहुत बड़ा अवसर देता है। ये डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम प्रदान करता है। मतलब आप घर बैठे पढ़ सकते हो। अब इसमें टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं, जैसे डीएलएड। इसका एक और एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपने समय के अनुसार पढ़ सकते हो, एग्जाम दे सकते हो। आज के समय में इग्नू डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन एजुकेशन को भी बढ़ावा दे रहा है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ, इग्नू इक्वल्स टू एजुकेशन फॉर ऑल, एनीवेयर, एनी टाइम। अब अगली संस्था है एनआईओएस, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। अब इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। ये एक ओपन स्कूलिंग सिस्टम है।
मान लो कोई बच्चा किसी कारण से स्कूल छोड़ देता है, तो क्या उसकी पढ़ाई खत्म हो जाती है? नहीं, एनआईओएस उसे एक दूसरा मौका देता है। ये ओपन बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम खासकर प्राइमरी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिस्टम फ्लेक्सिबल है, आप अपनी स्पीड से पढ़ सकते हो, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ऑन डिमांड एग्जाम सिस्टम भी होता है। मतलब आप जब तैयार हो तब एग्जाम दे सकते हो। ये स्किल बेस्ड एजुकेशन भी देता है ताकि बच्चा सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहे। तो याद रखो, एनआईओएस इक्वल्स टू सेकेंड चांस एजुकेशन सिस्टम। अब बच्चों, हम नेशनल लेवल से थोड़ा नीचे आते हैं और स्टेट लेवल की सबसे इंपॉर्टेंट संस्था को समझते हैं, SCERT। SCERT का मतलब है स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब सबसे पहले इसकी स्थापना समझ लो। ये हर राज्य में अलग अलग समय पर बनी, जैसे उत्तर प्रदेश में लगभग 1981 के आसपास इसकी स्थापना हुई। अब एक बहुत ज़रूरी बात समझो, SCERT को आप स्टेट लेवल NCERT कह सकते हो। मतलब NCERT जो काम पूरे देश के लिए करता है, वही काम SCERT अपने राज्य के लिए करता है। अब इसका पहला काम है राज्य का पाठ्यक्रम बनाना। मतलब राज्य में पढ़ने वाले बच्चों के लिए क्या सिलेबस होगा, उसमें क्या टॉपिक्स होंगे, ये SCERT तय करता है। लेकिन ये अपने मन से नहीं करता, ये NCERT के गाइडलाइंस को फॉलो करता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम, पाठ्य पुस्तकों का निर्माण। मतलब कई राज्यों में अलग अलग किताबें होती हैं, वो SCERT तैयार करता है। अब तीसरा काम, टीचर ट्रेनिंग। SCERT टीचर्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आयोजित करता है ताकि वे नई टीचिंग टेक्निक सीखें। और DLED का एकेडमिक पार्ट भी SCERT ही संभालता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये रिसर्च और इनोवेशन करता है। मतलब ये पता करता है कि पढ़ाई को और बेहतर कैसे बनाया जा सके। और राज्य स्तर पर स्कूल्स को एकेडमिक गाइडेंस भी देता है। तो अगर सिंपल भाषा में कहें, SCERT राज्य की शिक्षा को दिशा देने वाली मुख्य संस्था है। अब हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण पद है, DIOS, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स। अब ध्यान से समझो, DIOS कोई संस्था नहीं बल्कि एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। इसका काम है पूरे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स की देखरेख करना। अब इसका पहला काम, निगरानी और निरीक्षण। मतलब ये चेक करता है कि स्कूल सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं। अब दूसरा काम, टीचर्स से जुड़े कार्य, जैसे उनकी नियुक्ति, सेवा, डिसिप्लिन, ये सब DIOS देखता है। अब तीसरा, सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन। जो भी स्कीम सरकार चलाती है, उन्हें ग्राउंड लेवल पर लागू कराना DIOS की जिम्मेदारी होती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम, एग्जाम्स की देखरेख। मतलब परीक्षा सही तरीके से हो रही है या नहीं, इसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं, ये सब DIOS सुनिश्चित करता है। और साथ ही रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और रिपोर्ट्स बनाना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। तो याद रखो, DIOS इक्वल्स टू डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर। अब हम बात करते हैं एक अलग तरह की संस्था, राज्य हिंदी संस्थान की। अब सोचो, क्या शिक्षा सिर्फ साइंस और मैथ्स तक सीमित है? नहीं, भाषा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, और खासकर हिंदी जैसे विषय में। इसी उद्देश्य से राज्य हिंदी संस्थान की स्थापना की गई थी। इसका मेन काम है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना। अब ये कैसे करता है? ये स्कूल्स और टीचर्स को हिंदी से संबंधित साहित्य और सामग्री उपलब्ध कराता है। अब दूसरा काम, प्रोत्साहन देना। ये छात्रों और शिक्षकों को पुरस्कार देता है जिससे वे हिंदी में अच्छा काम करने के लिए मोटिवेट हों। अब तीसरा, साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे कवि सम्मेलन, लेखन प्रतियोगिता, जिससे भाषा के प्रति रुचि बढ़े। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये हिंदी शिक्षण को सरल और प्रभावी बनाने का प्रयास करता है, और इनडायरेक्टली ये हमारी संस्कृति को भी प्रमोट करता है। तो याद रखो, ये संस्था भाषा के माध्यम से शिक्षा और संस्कृति दोनों को मजबूत बनाती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, मनोविज्ञान शाला। अब आप सोचो, क्या हर बच्चा एक जैसा होता है? नहीं, हर बच्चे की बुद्धि, रुचि, व्यवहार अलग अलग होता है। इसी को समझने के लिए मनोविज्ञान शाला बनाई जाती है। ये बेसिकली एक साइकोलॉजी लैब होती है। अब इसका पहला काम, IQ और मानसिक क्षमता का परीक्षण। मतलब ये पता लगाना कि बच्चा किस लेवल पर है। अब दूसरा, रुचि और व्यक्तित्व का आकलन। कौन सा बच्चा किस सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अब तीसरा, वीक स्टूडेंट्स की पहचान। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करके सुधार करना। अब चौथा, चाइल्ड सेंटर टीचिंग को बढ़ावा देना। मतलब बच्चे के अनुसार पढ़ाना। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम, काउंसलिंग। अगर बच्चे को कोई मानसिक या व्यवहारिक समस्या है तो उसे गाइड करना। और स्पेशल बच्चों की पहचान करना भी इसका काम है। तो शॉर्ट में याद रखो, मनोविज्ञान शाला इक्वल्स टू बच्चों को समझकर पढ़ाने का माध्यम। अब हम आते हैं एक और महत्वपूर्ण संस्था, परीक्षा नियामक प्राधिकारी। उत्तर प्रदेश में ये प्रयागराज में स्थित है।
अब इसका मुख्य काम क्या है? परीक्षाओं का आयोजन, जैसे टीईटी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब दूसरा, टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को मैनेज करना, मतलब कौन टीचर बनेगा, उसकी सिलेक्शन प्रक्रिया को ये संभालता है। अब तीसरा, ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित करना, मतलब परीक्षा फेयर हो, कोई चीटिंग या गड़बड़ी ना हो। अब चौथा, सर्टिफिकेट्स जारी करना, जो कैंडिडेट्स पास होते हैं उन्हें प्रमाण पत्र देना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट रोल, अच्छे टीचर्स का चयन करके ये एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। तो याद रखो, ये संस्था एजुकेशन सिस्टम की फेयरनेस और क्वालिटी को बनाए रखती है। अब फिर से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है डीआईईटी। डीआईईटी की स्थापना 1987 में की गई थी। अब इसका फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब ध्यान देना, डीआईईटी इक्वल्स टू डिस्ट्रिक्ट लेवल एकेडमिक सेंटर। अब इसका पहला काम डीएलएड ट्रेनिंग देना, मतलब प्राइमरी टीचर्स को तैयार करना। अब दूसरा, इन सर्विस ट्रेनिंग, जो टीचर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें भी टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना। अब तीसरा, टीचिंग मेथड्स में सुधार करना, मतलब नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करना। अब चौथा, रिसर्च, ये स्टडी करता है कि बच्चों को कैसे बेहतर पढ़ाया जा सकता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट काम, एससीईआरटी की योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर लागू करना और स्कूल्स को एकेडमिक गाइडेंस देना भी डाइट का काम है। तो डाइट इक्वल्स जिले का शैक्षणिक बैकबोन।